नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश दीक्षित नीरव, अमिता नीरव से इनके नए उपन्यास महाकाव्यात्मक उपन्यास माधवी आभूषण से छिटका स्वर्ण कण पर चर्चा कर रहे हैं और ये आज 7वीं कड़ी है। पिछली कड़ी लेखिका के बीमार होने के कारण नहीं हो पाई थी पिछले सोमवार को, इसी सोमवार को। तो ये शुक्रवार है, मतलब एक कड़ी छूट चुकी है और आज हम 5वें अध्याय पर बातचीत करने वाले हैं। 4 अध्याय में माधवी की जो कहानी है वो काशी नरेश के पहले वाली कहानी तक पहुंची है, जिसमें माधवी गालव के द्वारा अयोध्या के राजा को प्रदान की जाती है और वहां से गालव आकर अपनी कुटिया में विश्राम करते हैं और उसके बाद की जो कहानी है और इस अध्याय का नाम है हतभाग्य। मैं अमिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो कहानी है वो इसका सारांश हमें बताएं। अयोध्या नरेश हरेश के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है वसुमना नाम के, और उसके बाद वहां से माधवी को गालव जो है वो लेकर निकलते हैं। इस बीच गालव कहीं से पता करते हैं कि इस तरह के और अश्व और कहाँ मिल सकते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो काशी के जो राजा है दिवोदास, उनके पास वो उस तरह के अश्वमेधी घोड़े जो है वो उनको मिल सकते हैं। तो वो वहां माधवी को लेकर जाते हैं। थोड़ी सी नाटकीय घटनाक्रम है कि दिवोदास के जो ससुर हैं वो गालो का इंतजार करते हैं और गालो को देखते ही वो खुश हो जाते हैं और वो गालो से कहते हैं कि तुम्हारे आने से मुझे एक तरह से मुक्ति मिल जाएगी। फिर गालो जो है माधवी को लेकर जाते हैं वहां और वही सारी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। माधवी को गालो दिवोदास को जो दे दिया जाता है और नहीं, इस बीच एक घटना होती है। जो मूल घटना है वो ये है कि हरीश के यहाँ से जब माधवी को लेकर आते हैं, गालव लेकर आता है, तो वो अपने बच्चे को भूल नहीं पाती है माधवी। उससे वो बड़ी दुखी होती है और ऐसी किसी परिस्थिति में वो अचेत हो जाती है और उसके अचेत होने का लाभ गालव उठाते हैं और उसके साथ संभोग कर लेते हैं। माधवी को जब ये पता चलता है, संभोग कहा जाएगा, बलात्कार, बिल्कुल बलात्कार था वो। और जब माधवी को ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और वो नदी में जाकर कूद जाती है। माधवी इधर गालव जो है वो माधवी को ढूंढते हैं, लेकिन माधवी उनको नहीं मिलती है और फिर माधवी जो है वो बहते हुए किसी गांव में चली जाती है, जहां पर उसको एक युवा जो है उसको बचाता है और वो बचाकर अपनी बहन के पास ले जाता है। अश्मक वो अपनी बहन के पास उसको ले जाता है। वो उसकी बहन के पास कुछ दिन रहती है और जब उसको ये महसूस होने लगता है माधवी को कि उसकी वजह से अश्मक जो है वो अपना लक्ष्य भटक रहा है, तो माधवी वहां से निकल आती है और फिर से गालव के चंगुल में फंस जाती है। मतलब गालव के पास ही चली आती है वो, और फिर गालव उनको लेकर वहां जाते हैं काशी में दिवोदास के साथ माधवी रहती है। दिवोदास की जो पत्नी रहती है सरणी, वो माधवी का बहुत ध्यान रखती है और दिवोदास को माधवी से प्रेम हो जाता है और वो ये चाहते हैं कि माधवी उनके साथ रहे, शादी कर ले, लेकिन माधवी उसको नकार देती है। और वहां पर माधवी के मतलब जहां ये चैप्टर खत्म होता है वो ये है कि माधवी के मतलब उसका प्रसव होने वाला होता है। यहाँ पर वो चैप्टर नहीं, मेरे ख्याल से प्रतर्दन का जन्म होता है, नाम रख दिया गया है उसका प्रतर्दन। हाँ, तो फिर प्रतर्दन का जन्म हो जाता है। लेखिका के लिए कितना मुश्किल हुआ करता है या कितना कहना चाहिए उसको सिलसिलेवार कहना कितना कठिन हुआ करता है, जिसे सारांश कहते हैं। याददाश्त की तो बड़ी परेशानी है। हाँ, लेकिन तुमने इस
जो अध्याय है उसको बुना बड़ी खूबसूरती से है। जिस वक्त तुम लगातार कहानी बताई जा रही थी, तुरंत मेरे दिमाग में अश्मक की कहानी आई थी कि अश्मक की कहानी तो तुम बोल रही हो, और तुमने तुरंत अश्मक की कहानी को उसमें ऐड किया। तो ये जो पूरा उपन्यास, एक ये जो अध्याय है हतभाग्य, तो ये अपने आप में एक पूरा उपन्यास का इसमें कथानक है, एक लघु उपन्यास का कथानक है, जिसमें एक ऐसी स्त्री जो हतभाग्य है और उसकी हतभाग्यता की कहानी में क्या क्या मोड़ आते हैं। वो सुसाइड करने तक चली जाती है, जिसे आत्महत्या का नाम दिया जाता है। और लेकिन नियति का दंश देखिए कि वो जीवित रहती है, और जीवित न केवल जीवित रहती है बल्कि फिर से गालव के द्वारा खोज ली जाती है, और फिर उसके बाद उससे वो फिर अपनी नियति के आगे समर्पण कर देती है और गालव के साथ चल पड़ती है। और वहां उसके बाद जो अंश था वो ये था कि जो काशी नरेश हैं, दिवोदास, जो अत्यंत खूबसूरत भी हैं और संवेदनशील भी हैं, और माधवी आकर्षित तो होती है उनकी तरफ, लेकिन प्रेम में नहीं पड़ पाती उनके साथ भी, जबकि दिवोदास उनके साथ प्रेम में पड़ जाते हैं माधवी के साथ। उससे पहले का घटनाक्रम ये है कि खुद काशी नरेश के जो ससुर हैं श्रीकंठ, चूंकि काशी नरेश को कोई पुत्र नहीं है और वो चाहते हैं ससुर की इस राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी आए तो वो स्वयं जो है वो माधवी के साथ गालव को लेकर काशी नरेश के पास जाते हैं और उनसे वो अनुबंध के साथ उनके साथ रखते हैं माधवी को। ये बड़ा चौंकाने वाला है, अविश्वसनीय जैसा भी है, चौंकाने वाला भी है, कथानक में तेजी और गति लाने वाला भी है, और उपन्यास का जो तत्व होता है, महत्वपूर्ण तत्व, एक नई चीज लाना, एक तनाव से देना, एक टेंशन देना, वो भी इसमें है। तो ये जो है वो ये सब कुछ एक ही अध्याय में है, हतभाग्य। वो शायद 73 पेजेस का कुछ अध्याय है वो, लेकिन उसमें तुमने अपने आप में एक लघु उपन्यास की रचना कर दी है। उसका अगर अंश अलग से छापा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पूरा उपन्यास हो। मेरा जो पहला प्रश्न है वो संबंधित इससे है काशी नरेश से। काशी नरेश के जो ससुर हैं श्रीकंठ, वो अपने दामाद के पास माधवी को ले जाते हैं कि उनसे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और चक्रवर्ती राजा एक मिले जो कि माधवी को वरदान प्राप्त था। ये बेहद चौंकाने वाला प्रसंग है, और ये पितृसत्ता का एक बहुत चौंकाने वाला रूप है, जिसमें स्वयं जो उनकी पत्नी है वो भी माधवी को बहुत सहज रूप से स्वीकार कर लेती है। तो ये क्या है, इस पर प्रकाश डालो थोड़ा कि ये यानी कोई स्त्री क्या अपने पति के को एक स्त्री के प्रति समर्पित होते देख सकती है, या उसे देखना चाहिए जो उसे पुत्र देगी और जिसका पुत्र जो है वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये एक सामान्य पाठक के समझ के बाहर की चीज होती जाती है इस उपन्यास में। देखो, दो चीज है। पहली चीज तो ये है कि क्योंकि सरनी जो मतलब उसकी पत्नी है, दिवोदास की पत्नी है, वो खुद भी राजमहल से आई है, तो वो ये सब चीजें जानती है कि राजमहल में ये सारी चीजें बहुत आम है, मतलब ये सब चीजें राजमहल में घटती रहती है। और एक जो राजा है उसके कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, उसकी कई रानियां होती हैं, तो वो उसके लिए उतना नया नहीं है। और खासतौर पर तब जबकि पूरा सराउंडिंग उसको ये बता देता है कि आप इस राज्य को राजकुमार देने में असफल रही हैं, तो वो अपने आप में एक तरह के अपराध बोध में रहती है, गिल्ट कॉन्शियस में रहती है, गिल्ट में रहती है कि मैं इस राज्य को राजकुमार नहीं दे पाई हूँ, जबकि ये मेरी जिम्मेदारी है। इस राज्य को राजकुमार देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ की रानी हूँ। तो जब वो नहीं दे पाती है तो फिर उसको वो चीज सहज लगती है कि ठीक है, मैं नहीं दे पा रही, कोई और दे रहा है, कम से कम मैं तो सेफ हूं ना। ये एक अनुबंध के तहत आई हुई स्त्री है।
एक चीज। दूसरी चीज, श्रीकंठ का तो तब से लेके आज तक हम बहुत सभ्य समाज में आ गए हैं, तो हम इस चीज को इस तरह से देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। अभी अपन वो सीरियल देख रहे हैं ह्यूमन, तो वो जो बाछड़ा जनजाति है जो नीमच मंदसौर के आसपास है, वो वहां अपनी बेटियों को ही मतलब वो बड़ा करते हैं उस तरह से, और बेटियों का ही धंधा कर मतलब करते हैं, वो उसी से धंधा करते हैं। तो ये उतनी नई चीज नहीं है। और अभी सभ्य समाज में भी आप आकर देखिए, फिर अगेन वही जाना पड़ेगा आपको कि जब समाज में मतलब सभ्यता में सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत ही ये माना जाता है, जो विचारक हैं वो सभ्यता की शुरुआत ही इस बात से मानते हैं कि सबसे पहले निजी संपत्ति आई तो सभ्यता की शुरुआत हुई। तो निजी संपत्ति में सिर्फ जमीन नहीं थी, दास भी थे, पशु पक्षी भी थे, पत्नी थी, पत्नियां थी और बच्चे थे, वो सब भी निजी संपत्ति का हिस्सा है। तो हम आज भी उसको जी रहे हैं। जब हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं कि किसी लड़की ने यदि अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है तो उसकी हत्या इसलिए कर दी जाएगी कि उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की है और वो दूसरी जाति का है, या वो उस जाति का है जो मतलब उसमें क्रम में पदानुक्रम में नीचे आती है, उस तरह की उस जाति के लड़के से उसने शादी कर ली है, तो पिता जो है वो उसकी हत्या कर देता, भाई उसकी हत्या कर देता है, या माँ उसकी हत्या में इन्वॉल्व हो जाती है, या मामा कर देता है, चाचा कर देता है। तो ये हमारे ठीक है कम है, बहुत उतनी उस तरह से नहीं है, लेकिन पितृसत्ता अभी भी उस रूप में जीवित है। तो ये तो 5000 साल पुरानी बात है। लेकिन 5000 साल पुरानी वो जो कहानी है उसमें भी मनोवैज्ञानिकता का पुट तुमने बहुत अच्छे से डाला है। और जो व्यक्ति जो भी कोई निर्णय करता है उसके पीछे उसके तत्कालीन मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, उसका अपना हानि लाभ होता है। जैसे सरणी का हानि लाभ था कि वो एक ऐसा सौदे के लिए भी तैयार हो जाती है जिसमें उसका तात्कालिक रूप से उसका नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर देखा जाए तो उसमें उसका फायदा है। तो ये जो राजमहलों के षड्यंत्र हैं उसका तुमने बड़े अच्छे से इसमें वर्णन किया है। उसकी बहुत गहरी तहों में पाठकों को ले जाए बिना भी ऊपरी तौर पर भी जो दिखता है उससे मालूम पड़ता है कि ये जो राजमहल हैं वो केवल राजनीति के नहीं बल्कि सभी तरह के षड्यंत्रों के साक्षी होते हैं। ये तुमने बहुत अच्छे से निभाया है इसमें। और इसका हर पेज जो है वो एक उत्सुकता जगाता है, फिर अगली बार उसका अगले पेज में उत्तर दे देता है, जैसा तुम्हारे पुराने अध्यायों में रहा है अभी तक। तो दूसरा मेरा प्रश्न था, काशी की समृद्धि का कारण था महाराज दिवोदास की वणिक बुद्धि। ये एक जगह आया है। उसको कोई कहता है गालव को कि तुम्हारे पास देने के लिए अगर कुछ होगा तो तुम्हें वहां पर अश्व मिल जाएंगे 200 या जितने अश्व तुम्हें चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बोले फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काशी की समृद्धि है उसका कारण है महाराज की वणिक बुद्धि, राजा की वणिक बुद्धि। मेरा प्रश्न ये है कि राजा की बुद्धि कैसी होनी चाहिए फिर? क्या राजा को ब्राह्मण बुद्धि होना चाहिए? क्या उसे क्षत्रिय बुद्धि होना चाहिए? क्या उसे शूद्र बुद्धि होना चाहिए? क्या उसे वणिक बुद्धि होना चाहिए? तो ये जो वणिक बुद्धि है राजा की, हालांकि राजाओं की वणिक बुद्धि हमेशा से जनता को हमेशा से अच्छी लगती रही है, क्योंकि हर जनता को लगता है कि हमारा राजा जो है वो बनिया होना चाहिए, उसे लाभ का काम करना चाहिए, चाहे वो राज्य को बेच भले दे। तो ये राजा जो है वो उससे उसके पास किस तरह की बुद्धि होना चाहिए जो राज्य का चतुर्दिक विकास हो सके, उसका चहुमुखी विकास हो सके, उसका वास्तविक विकास हो सके। और राज्य का वास्तविक विकास वस्तुतः है क्या? राज्य का वास्तविक विकास, इसमें तुम लिबर्टी भी ले सकती हो, जरूरी नहीं कि तुम केवल उपन्यास के नहीं, मैं उपन्यास के संदर्भ में उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रासंगिक चीजें भी नहीं, उपन्यास में जो बात हो रही है दरअसल वो ये है कि वो एक पात्र दूसरे पात्र को मतलब एक तरह से फ्रेम कर रहा है। लेकिन जब राजा की बुद्धि की बात जहां तक आती है तो मैं समझती हूँ कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। मैं प्लेटो से पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसलिए चाहे लोग प्लेटो को खारिज कर दें, लेकिन मुझे प्लेटो इसलिए पसंद है क्योंकि प्लेटो एक आइडियल की स्थापना करते हैं, एक आदर्श की स्थापना करते हैं, जो बताते हैं कि दरअसल जो राज्य है उसका जो लक्ष्य है वो
सिर्फ भौतिक विकास करना नहीं है, भौतिक उन्नति करना नहीं है, उसका जो लक्ष्य है राज्य का वो इंसान की उन्नति करना है, मतलब उसकी बौद्धिक और भावनात्मक उन्नति की दिशा में काम करना है। और इसलिए उसको वो सारी परिस्थितियां उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है, जिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने एक्सट्रीम गुड को पा सके। वो एक शब्द मैं भूल रहा हूँ, काल्पनिक राज्य के लिए एक शब्द कहा जाता है, यूटोपिया। यूटोपिया। तो ये कहीं यूटोपिया की स्थिति तो नहीं है कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए? क्या इतिहास में हमारे पास ऐसे कोई उदाहरण मौजूद है जिसमें राजा दार्शनिक था और फिर भी उसके राज्य की प्रगति वो होती चली गई? नहीं, उदाहरण तो इतिहास उस तरह के नहीं देता है, मगर राजा के दार्शनिक होने का मतलब ये नहीं है कि वो बैठकर दर्शन में डूबता रहे या वो चिंता करे कि अरे आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। उस तरह का दार्शनिक नहीं, उस तरह का दार्शनिक जो मैक्सिमम गुड के लिए काम करे, मैक्सिमम गुड के लिए काम करे, क्योंकि एब्सोल्यूट गुड तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गुड के लिए काम करे। और मैक्सिमम गुड इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स और ओवरऑल। देखिए, ये खराब बात है, लेकिन ये बात सही है कि यदि आपका राज्य समृद्ध नहीं है, मतलब राज्य समृद्ध का मतलब ये है कि यदि आपके राज्य में जरूरी सुविधाएं लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, तो आपके राज्य के लोग उस तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका जो पूरी ऊर्जा है वो सब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में जाया हो जाएगी। तो जब किसी भी राज्य में वहां के जो नागरिक है उनको बहुत मैक्सिमम मतलब मिनिमम उनकी जो जरूरत की रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट है, लाइफ रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होती रहेगी, तो उनके डेवलपमेंट के जो आयाम है वो खुलते चले जाएंगे। तो किसी भी राज्य में किसी भी राजा के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने राज्य की जनता के लिए उतना मिनिमम जो है वो उनको किसी भी तरह से उपलब्ध करवाता रहे, जिसके माध्यम से वो अपने एक्सट्रीम गुड तक पहुंच सके। जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उनका, जो इंटेलेक्ट डेवलपमेंट है या जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट है, उसके लिए राज्य को कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए राजा को दार्शनिक होने की जरूरत है। ठीक है, कुछ सहमत हूं मैं, इस पे एक अलग से चर्चा हो सकती है। अभी हम माधवी की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। इसमें पेज 355 पे एक बात, बड़ी मार्मिक बात है। माधवी से ये पूछा जाता है कि तुम विद्रोह क्यों नहीं करती हो? ये क्या चीज है जो तुमको विद्रोह करने से रोकती है? वो जो ऋण मुक्ति का जो भाव है माधवी के अंदर, जो पूर्व में भी था, इसीलिए वो दोनों गालों के प्रति तन मन धन से समर्पित हो गए। तो ये उसमें एक कोटेशन है कि ऋणी होने का भाव हमेशा ऋण की राशि से अधिक होता है। ऐसा क्यों है? ऋणी होने का भाव हमेशा ऋण की राशि से अधिक होता है। मतलब मैं अगर तुमसे 100 रुपए लूं और मैं तुम्हें वापस भी दे दूं कुछ समय बाद, तो भी वो जो भाव है मेरे अंदर, या उस वक्त जब तक मैंने वापस नहीं किया, उस 100 रुपए से कहीं बहुत ज्यादा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे आते जाते जो है तुमसे आंख नहीं मिला पाऊंगा कि मुझे तुम्हारा ऋण चुकाना है, जबकि मामला केवल 100 रुपए का है। और 100 रुपए जिस दिन चुकाऊंगा उसके बाद भी मैं इसी अपराध बोध में रहूंगा कि मेरे संकट के समय तुमने मेरी सहायता की थी, चाहे मैंने सूद सहित इसका ऋण चुका दिया। ये क्यों है? ऋणी होने का भाव ऋण की राशि से ज्यादा क्यों होता है? ये क्या बात है? एक तो ये है कि क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो इस तरह से डेवलप हुई है कि जो समृद्ध है या जो दे सकता है वो यदि देता है तो हमने ये माना है कि ये उसका अर्न किया हुआ है। मतलब ये हम उस विचारधारा की तरफ अलग तरह से चले जाएं तो अलग मसला है, मगर ये माना जाता है कि यदि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे अर्न किए हुए हैं, और मेरे अर्न किए हुए मतलब मेरे हैं। अब ये एक अलग बात है कि जो मैंने अर्न किया है वो मैंने हवा में अर्न नहीं किया, वो मैंने एक पूरी के पूरे परिवेश में अर्न किया है। लेकिन हमारी जो सिस्टम है उसने हमें ये बताया है कि यदि
आपने अर्न किया है तो वो आपका है। तो आपका जो अर्न किया हुआ है वो आपने किसी को दिया, तो वो जो ऋण भाव है वो उसके अंदर ये बात है कि इस पर मेरा हक नहीं है, लेकिन ये मुझे उस वक्त दिया गया जिस वक्त मुझे इसकी जरूरत थी। और एक और चीज जो हमारी परंपरा में जब हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो जब वो शुरुआत का कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण जब पढ़ने जाता है, मतलब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको भिक्षा मांगकर लाने के लिए कहा जाता है। वो उसके पीछे के जो आर्थिक वजह है वो रही होंगी, लेकिन उसके पीछे का जो एक मनोविज्ञान है वो ये है कि वो जो मांग कर जब कोई भिक्षा मांगता है तो उसका जो अहम है वो अहम एक तरफ उसका रहेगा, तब वो चीजें सीख पाएगा, लर्न कर पाएगा। तो ऋण के साथ भी वो चीज है कि वो जो कृतज्ञता भाव है, वो कृतज्ञता भाव उस ऋण की राशि से ज्यादा होता है जो ऋण दिया जाता है। तो माधवी के अंदर जो कृतज्ञता भाव था, जो पुरु के अंदर कृतज्ञता भाव था, वो वही था। माधवी तो बहुत आखिर में ये जान पाती है कि दरअसल वो बायोलॉजिकली ययाति की बेटी है, लेकिन जब वो ये सब चीजें स्ट्रगल में रहती है तब उसको थोड़ी पता होता है कि बायोलॉजिकली वो ययाति की बेटी है। वो तो ये समझती है कि मुझे किसी खास परिस्थितियों में अडॉप्ट कर लिया गया है और वो उसको मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया गया वहां पर, तो उसको कैसे फुलफिल कैसे करें? वो अगर शुरू से भी जानती होती तब भी शायद वो यही करती, क्योंकि पुरु ने भी तो यही किया। पुरु ने तो अपना पूरा का पूरा यौवन अपने पिता को दे दिया, उसके पीछे फिर क्या कारण है? मगर पुरु को तो फिर राज्य मिला, माधवी को कुछ नहीं मिला। नहीं, ये तो बहुत बात की कथा है, लेकिन जो तात्कालिक बात थी, जब भी कोई युवा अपनी जवानी अगर अपने पिता को देने को तैयार हो जाता है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि बुढ़ापे में मुझे अपना राज्य मिलेगा। नहीं, वो तो शर्त के तहत थी ये बात कि मुझे यदि अपना मतलब मुझे यदि कोई अपनी आयु देता है तो मैं उसको अपना राज्य पूरा दे दूंगा। तो क्या पुरु ने अपने पिता को वो राज्य अपनी नहीं वो इसलिए नहीं, हाँ, वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं, लेकिन बात ये है कि पुरु के अंदर भी वही कृतज्ञता भाव था, लेकिन माधवी का जो कृतज्ञता भाव था वो तो इस वजह से भी था कि उसको ये नहीं पता था कि माधवी जो है वो ययाति की बायोलॉजिकल संतान है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि माधवी तो अंततः भी ठगी गई ना, माधवी को तो कुछ भी नहीं मिला। कहानी बड़ी मार्मिक है, बहुत अविश्वसनीय है और कई जगह इतना गुस्सा दिलाती है। ये जो माधवी नाम का पात्र है वो पात्र पाठकों के मन में एक आक्रोश भरता है कि कोई ऐसा पात्र कैसे हो सकता है, कैसे वो विद्रोह नहीं करता है। हालांकि वो विद्रोह करता है लेकिन उसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत तंग हैं। वो आत्महंता हो सकता है, अपने आप को मार सकता है, उसके लिए माधवी प्रयास करती है, लेकिन माधवी की जो नियति है वो उसको जीवित रखती है। ये बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ा गुस्सा दिलाने वाली कथा है और इसमें बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो पाठक को आक्रोशित करते हैं, लेकिन शायद ये इस कहानीकार की सफलता भी है कि कहानी इतनी कुशलता से कही गई है और इतनी डेंसिटी से कही गई है, इतनी ग्रेविटेशन से कही गई है कि एक गुस्सा जरूर उभरता है लेकिन दीनता का भाव कभी नहीं आता। माधवी के लिए दीन कोई नहीं हो पाता, सबको ये लगता है कि इसको कोई एक विद्रोह ये करना चाहिए, क्यों नहीं करती है, ये दीन है, ये हीन है, ये भाव कहीं नहीं आता है। ये तुमने इस पात्र को बहुत अच्छे से निभाया है। मेरा जो अगला प्रश्न है और उसके बाद हम पाठकों के प्रश्न की तरफ जाएंगे, ये प्रश्न भी समहाउ मनोवैज्ञानिक ही है कि शेखर एक जीवनी में मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि जो ठुकराया हुआ प्रेम है वो घृणा बनकर लौटता है। तो जब भी हम किसी का प्रेम जीवन में ठुकराते हैं तो एक गुनाह अजीम करते हैं, क्योंकि प्रेम को ठुकराना नहीं चाहिए, प्रेम मिलता ही बड़ी मुश्किल से है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि माधवी जो है वो लगातार जो भी उससे प्रेम करने की कोशिश करता है वो उसे ठुकराती है।
वो गालव के प्रेम को ठुकराती है। गालव प्रेम नहीं करता है। गालव ये कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया हाँ, है। गालव ये कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन गालव प्रेम नहीं करता है। प्रेम करने वाला कभी भी जो जो इस्तेमाल किया उसने माधवी को, प्रेम करने वाला इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो क्या जिसे इस्तेमाल किया गया है उससे प्रेम नहीं हो सकता? प्रेम हो सकता है, लेकिन जैसे ही प्रेम होता है तो वो गलतियां भी समझ आती है कि ये गलतियां मैंने की है और मैं कर रहा हूँ। गालव कभी भी उन गलतियों को रियलाइज नहीं करता है। अश्मक नाम का एक पात्र है जो माधवी से प्रणय निवेदन करने की स्थिति में होता है, या माधवी ये समझती है कि ये मेरे प्रेम में शायद पड़ने वाला है, और माधवी उसको भी ठुकरा देती है, उसको छोड़कर चली जाती है। हम्म। माधवी दिवोदास को भी ठुकराती है, जबकि दिवोदास भले ही माधवी को बहुत परिस्थितिजन्य स्थितियों में मिले हों, लेकिन वो माधवी से प्रेम करने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है पाठक को। लेकिन फिर माधवी उनके प्रति भी रूक्ष हो जाती है, ठुकरा देती है। दिवोदास यहाँ तक कहते हैं उसको कि मेरे पास इतने अश्व नहीं है, लेकिन मैं संपत्ति देकर अश्व खरीद लूंगा और गालों को दे दूंगा और तुमको छुड़वा लूंगा। लेकिन माधवी उसके लिए भी तैयार नहीं होती। माधवी के पास विश्वास का संकट है। विश्वास का संकट है, ओके। माधवी के पास विश्वास का संकट है। उसने देखा है कि जिस राजमहल में जिसे वो उसने पिता माना है, पिता ने एक ये कहने के लिए कि उन्होंने किसी भिक्षुक को यहाँ से नहीं ठुकराया है, अपनी बेटी को दान दे देते हैं, तो वो प्रेम पर यकीन कैसे करेगी? उसकी जिंदगी में प्रेम उस तरह से आया ही नहीं। जब प्रेम आया ही नहीं तो प्रेम पर यकीन भी कैसे आएगा उसका? जिसके जीवन में प्रेम नहीं आया हो उसके जीवन में कैसे प्रेम आएगा फिर? आखिरकार कभी ना कभी तो जीवन में प्रेम, हाँ बिल्कुल, जिसके जीवन में प्रेम नहीं आया है उसके जीवन में प्रेम जगाने के लिए जितने धैर्य की जरूरत होती है, पुरुष उतना धैर्य साध नहीं पाता है। पर कहते हैं प्रेम तो एकाएक प्रकट होता है, अंदर से प्रकट होता है, उसको बाहरी अवलंब की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ये सब क्योंकि जिन परिस्थितियों में माधवी थी उन परिस्थितियों में प्रेम, माधवी के लिए प्रेम सहज चीज नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि माधवी को किसी भी एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता, और ये कहानी भले वैसे उस महाकाव्य की तरह समाप्त नहीं होती, एक साधारण कथा की तरह समाप्त होती, लेकिन माधवी को उसका एक सहज जीवन मिल जाता। किसी एक व्यक्ति को उसका सहज जीवन अगर मिल जाए तो प्रेम की सार्थकता हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि महाकाव्य का निर्माण हो, या कोई जरूरी नहीं कि बहुत महान कहानी का निर्माण हो। मगर माधवी के जीवन में, माधवी की किस्मत में प्रेम था ही नहीं। हाँ, मैंने पिछली बार एक प्रश्न किया था, क्या किसी की जिंदगी जो है हाँ, बिल्कुल गौरव नर की होती है? बहुत लोगों की जिंदगियां ऐसी है जिनकी जिंदगियों में प्रेम होता नहीं है, प्रेम आता नहीं है। तो माधवी मतलब एक ऐसा पात्र है जिसकी जिंदगी में प्रेम आता है, लेकिन वो प्रेम को समझ नहीं पाती है। वो यकीन नहीं कर पाती यकीन, प्रेम पर यकीन नहीं कर पाती है। वो देखती है कि मतलब एक स्त्री जिससे प्रेम किया राजा ने, वो उसको छोड़कर फिर किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ गया, तो वो प्रेम पर यकीन कैसे करेगी? मतलब निरंतर छला जा रहा हुआ व्यक्ति जो है वो प्रेम पे विश्वास नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं करेगा। बड़ी साइकोलॉजिकल बात है जिसको तुमने माधवी के माध्यम से बहुत अच्छे से कहा है कि एक छला हुआ व्यक्ति अगर आपका प्रेम ठुकराता है, या कोई आपका प्रेम अगर ठुकराता है, तो आप समझिए कि वो प्रेम ठुकरा रहा है। मतलब वो कितना छला गया है कि वो जीवन की जो सहजतम अभिव्यक्ति है, जो सहजतम भाव है, उसको वो ठुकरा रहा है, वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आपकी सहानुभूति का पात्र होना चाहिए, बजाय कि आपकी घृणा पे। हाँ। ये देखिए, शशील सब सेपियन है, शशि है, ओके, शशि सेपियन है, वो कह रही हैं कि माधवी दिव्या की एक अवान्तर कथा सी लगती है कभी कभी। ये दिव्या यशपाल की वाली दिव्या है, अशोक की बेटी है नहीं। हाँ, लेकिन माधवी की कथा तो बहुत पुरानी है।
दिव्या की कथा बात की है। हम्म। सचिन जैन जी कह रहे हैं कि 372 पेज पे, क्योंकि सचिन सर ने जो है वो बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं मेरी तरह, तो वो 372 पेज का रेफरेंस दे रहे हैं। सौंदर्य बोध भी एक तरह का बोझ है। ये तुम्हारा एक एक तरह की, कहना चाहिए कबीरदास की तरह, वो जो उलटमासी है, सौंदर्य बोध भी एक तरह का बोझ है। ये क्या बात है, इस पे कुछ बताइए। वो संदर्भ क्या है वो तो देखना देख लो पड़ेगा संदर्भ। मुझे। लेकिन तुम्हारे अक्सर जो सूत्र होते हैं उसमें गहरा मनोविज्ञान छिपा होता है, और उसको तुम जो है वो पैर की तरफ से पकड़ती हो हमेशा, और फिर सीधा करती हो, तो पाठकों को समझ में आता है, श्रोताओं को समझ में आता है, दर्शकों को समझ में आता है। उसमें तुमने कहा है कि सौंदर्य बोध भी एक तरह का बोझ है, और शायद ये माधवी ने ही कहा होगा। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक और चीज, हाँ, सौंदर्य बोध सरणी के लिए कहा गया है इसमें कि सौंदर्य बोध भी एक तरह का बोझ होता है। सरणी की आत्मा उसी बोझ को ढो रही है। दरअसल सौंदर्य बोध, यदि हम, वो एक बड़ी सरल सी चीज है। वो ये है कि यदि किसी के पास ये अनुभूति हो कि वो खूबसूरत है, तो वो उतना सहज उसके साथ दूसरा नहीं रह पाएगा जितना कि किसी को ये पता ना हो कि वो खूबसूरत है और उसके साथ आप अपना जीवन गुजार रहे हैं। क्योंकि एक तरह से यदि सौंदर्य की प्रतीति है, आपको अपने सौंदर्य की प्रतीति है, तो एक तरह से हम भाव भी जो है वो आ जाता है। मैं तो हमेशा से ये सुनता और सोचता और मानता आया हूँ कि सौंदर्य जो है वो अपने आप में बड़ा निरीह होता है। नहीं, सौंदर्य की प्रतीति यदि आपके पास है तो वो निरीह नहीं है। वो एक तरह से मतलब अहम का जो कारण बनता है, वो अहंकार का कारण बनता है। वो अहंकार का कारण, सरणी में उस तरह का अहंकार था। सरणी उस तरह से सहज सरल नहीं थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि वो खूबसूरत है। हाँ, जो भी सुंदर व्यक्ति जानता है कि वो सुंदर है, चाहे वो हो या ना हो, तो वो एक तरह के अहम भाव में रहता है हमेशा। हाँ, तो वो सौंदर्य बोध की जो बात है, लेकिन वो जो अहम भाव है वो उसको जीवन की बहुत सारी चीजों से दूर रखता है। कुछ सीखने ही नहीं देता, कुछ समझने नहीं देता, बुद्धि विकसित नहीं होने देता। कोई इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सौंदर्य होता है बड़ा निरीह होता है। वो केवल उपयोग के लिए, उपभोग के लिए रह जाता है। लेकिन जो उसको धारण करता है, यदि वो उसके साथ खुश है, तो उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एक और सूत्र है, सचिन जी बता रहे हैं कि सृष्टि चाहती तो समर्पण है, किंतु पराजित व संघर्ष से ही होती है। इसका क्या मतलब है? सृष्टि चाहती तो समर्पण है, किंतु पराजित व संघर्ष से ही होती है। हाँ, मतलब जो में एक सूत्र है वो इसी का एक्सटेंशन है कि प्रकृति जो है वो उसको स्त्री चाहिए होती है और व्यवस्था को पुरुष चाहिए होता है। मतलब प्रकृति स्त्री की तरह होती है और इसलिए उसको स्त्री चाहिए होती है। लेकिन जब जीतने की बारी आती है, जब प्रकृति को जीतने की बारी आती है, तो वो संघर्ष चाहती है। मतलब बिना संघर्ष के आप प्रकृति को जीत नहीं सकते हैं। अनुकूलन भी आपका एक तरह से संघर्ष ही है प्रकृति, वो जो डार्विन का सिद्धांत है। हाँ, तो वो जो अनुकूलन जो है वो भी एक तरह से संघर्ष ही है प्रकृति से। आप प्रकृति के अनुरूप ढल जरूर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष करके ढल रहे हैं। तो प्रकृति, ये बात सही है, सृष्टि जो है, पूरी दुनिया जो है वो समर्पण चाहती है, लेकिन पराजित वो संघर्ष से ही होती है। मतलब यदि आप उससे संघर्ष नहीं करोगे तो वो आपको जीतने नहीं देगी। ये बड़ी सीधी और सरल बात है, सीधा संबंध है इसका। आप समर्पित हो जाइए तो प्रकृति आपको स्वीकार कर लेगी, लेकिन यदि आप उस पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा। एक डॉक्टर हाशिम अली पूछ रहे हैं, 387 पेज निकालिए। इस पे एक बात आपने कही है, आम नागरिक को
शिक्षा से वंचित रखा गया है, क्यों? 387 पेज पर इसमें तुमने वर्ण व्यवस्था पर भी अच्छा प्रश्न उठाया है। जब माधवी दिवोदास को ये बतलाती है कि मैं दत्तक हूँ, सीधी संतान नहीं हूँ ययाति की, तो उसके अहम को ठेस लगती है। हालांकि वो बाद में समझ जाते हैं, लेकिन जब पुरुष को ये पता चलता है कि उसने जिस स्त्री से संसर्ग किया, उससे जो पुत्र होने वाला है, वो स्त्री दरअसल उसके वर्ण व्यवस्था को मतलब वर्ण व्यवस्था के में समान नहीं है, तो उसके अहम को चोट लगती है। तो ये जो बात है, ये 5,000 साल पुरानी होकर भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है कि चाहे वो मतलब चक्रवर्ती पुत्र होने वाला हो, लेकिन फिर भी पुरुष चाहता ये है कि रक्त शुद्धता का जो विचार है, जो रॉयलनेस का विचार है, और जो खास तौर से राजाओं में ज्यादा हुआ करता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को करता है। ये 387 पेज वाला देखा? हाँ, देखा मैंने। वो को यहाँ उठा कर रखो माधवी। हाँ, वो उस संदर्भ में है कि गुरुकुल में स्त्रियों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उस संदर्भ में ये बात थी, तो उनका कहना है कि जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दी जाती है। ये प्रश्न मेरे मन में भी बचपन से उठता था कि ये जो 4 वर्ण हैं, 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और फिर अंततः संन्यास है, ये चारों जो है पुरुष के लिए है। इसमें स्त्री कहाँ थी? नहीं थी स्त्री। तो स्त्री के लिए फिर क्या व्यवस्था थी? मतलब ये कही जाती है कि स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा का कौन सा गुरुकुल था, कौन से गुरुकुल में स्त्रियां पढ़ी? व्यावहारिक शिक्षा दी जाती होगी। व्यावहारिक शिक्षा क्या? जैसे हमारे यहाँ पर जब लड़कियों की शादी होने वाली होती है, तो या इन दिनों थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसे कुकिंग क्लास में भेजा नहीं, तो घर में तो उससे बुनने के लिए हाँ, तो घर में तो सीखती है ना वो। माँ उनको यही सिखाती, भाई उनकी माँ ने जो सीखा वही अपने बच्चे को सिखाएगी, बच्चियां अपने बच्चों को वही सिखाएंगी, लड़कियों को वही सिखाएगी। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था जो है वो लड़कियों के लिए नहीं थी। औपचारिक रूप से नहीं थी, अनौपचारिक रूप से भी नहीं थी। अनौपचारिक क्या होता? घर पे ही उसको अक्षर ज्ञान करवाया जाता। कौन पढ़ाता होगा? कौन पढ़ाता होगा? तो क्या हम ये माने कि जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें स्त्रियों को अक्षर ज्ञान नहीं हुआ करता था, या औपचारिक ज्ञान उन्हें नहीं हुआ करता था? हाँ, जो सामने चीजें आ रही है वो तो वही है, वो तो उसी तरह की है। तो वो स्मृति के आधार पे फिर कुछ चीजों को सीखती होंगी। स्मृति के आधार पे कैसे सीखती होगी? स्मृति के लिए भी तो वर्तमान तो चाहिए ना। स्कूलों में जाकर या कॉलेज में जाकर कोई कुछ सीखता हो, इसमें मुझे बहुत संशय होता है कभी कभी। एक अच्छे समाज में, एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे परिवेश में रहकर हम जितना सीखते हैं, हम स्कूलों में जाकर नहीं सीखते। स्कूलों में जाकर या कॉलेजेस में जाकर हमें डिग्री जरूर मिल जाती है, लेकिन जिसे सीखना कहते हैं, जिसे शिक्षा कहते हैं, वो मतलब तो है, वो अच्छे परिवेश से आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा परिवेश आएगा कहाँ से? वो परिवेश तो अपने आसपास से मिलेगा। कैसे मिलेगा अपने आसपास से, जबकि अपने आसपास भी वही लोग हैं, उसी तरह जिस परिवार में मान लीजिए पुरुष पढ़े लिखे हैं, स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी वो परिवार जो है, उस परिवार की स्त्रियां उस परिवार से बेहतर सिद्ध होंगी जहां पर न तो पुरुष पढ़ा हुआ है और न ही स्त्री पढ़ी हुई है। वो ठीक है, इसी को परिवेश कह रहा हूं मैं। तो एक सभ्य समाज अगर है तो उसमें जागरूक समाज अगर है, केवल पुरुष जागरूकता भी अगर है, तो भी आखिरकार जोत से जोत जलती है। पुरुष के साथ साथ स्त्री भी थोड़ी जागरूक होती चली जाती है। आखिरकार माधवी को जो पूरा ज्ञान मिल रहा है, हम कहते हैं पीड़ा में ज्ञान है, तो ये जो पीड़ा है वो भी तो एक तरह का स्कूल है। हाँ है, लेकिन खराब स्कूल है, लेकिन है तो सही। खराब स्कूल है। तो इससे पहले कि हम इसका अंत करें, इसको आज का ये जो बातचीत है उसको विराम दें।
इसमें बहुत सारे अंश हैं जो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर अंश हैं, लेकिन इसमें से एक जो अंश जो इस वक्त सबसे अच्छा लग रहा हो वो जरा पढ़ के सुनाइए। ये दिवोदास की पत्नी और माधवी के बीच का संवाद है। हम्म, माधवी, दिवोदास की जो पत्नी है सरणी, वो माधवी से बात कर रही है। सुना है महाराज तुझ पर रीझे हुए हैं। सरणी ने परिहास करते हुए माधवी से प्रश्न किया। माधवी जरा संकुचित हो गई थी। कुछ कहूंगी तो आपको अस्वस्थ कर लग सकता है, क्योंकि वे आपके पति हैं। माधवी ने गंभीर होकर उत्तर दिया था। कहो माधवी, कह डालो। तुम न कहकर ही विवश होती जा रही हो। कहकर माधवी हो जाओ। सरणी ने उसे उत्साहित किया। देवी, पुरुष को मोह का अनुमान तो आपको मुझसे अधिक ही होगा। आप राजमहल की स्त्री हैं, राजमहल से आई हैं। माधवी ने कहकर दृष्टि झुका ली। हाँ माधवी, मैं जानती हूँ पुरुष का मोह कैसा होता है। शिशु की भांति, बालक की भांति। जो अप्राप्य है उसी को पाने की लालसा, जो है उसके प्रति उदासीनता। सरणी के कहने में दुख उतर आया। तो फिर मुझसे मोह का क्या अर्थ है? जिस तरह आपसे मोह का कोई अर्थ नहीं रहा। हो सकता है कि यह मेरा निष्कर्ष सही न हो, किंतु मुझे अनुभव होता है कि पुरुष की भूमिका इस सृष्टि में सत्ता के वाहक की है। संपूर्ण सृष्टि से संचालन और संवर्धन का उत्तरदायित्व उसका है, और वह इस तथ्य से भिज्ञ है। अतः वह अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए कटिबद्ध है। कह सकती हूँ कि किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए किंचित विमोह की आवश्यकता होती है। पुरुष ने उसे धार लिया है। माधवी ने दूर देखते हुए कहा। देवी, पुरुष का प्रेम तक पहुंचना एक दुर्लभ घटना होती है। वह बाह्य सौंदर्य के आकर्षण में ही बंद कर रह जाता है। उस स्त्री उसे प्रेम समझने की भूल करती है। महाराज, दिवोदास माधवी के दैहिक आकर्षण में है। कदाचित वे आपके दैहिक आकर्षण में भी रह चुके होंगे। प्रेम जैसे उदात्त भाव तक पहुंचने में पुरुष रीत जाता है और स्त्री पराजित हो जाती है। इस तरह से पुरुष प्रेम करने की क्षमता नहीं रखता और स्त्री को प्रेम उपलब्ध नहीं होता। आज माधवी है, कल कोई और स्त्री होगी। कहते कहते माधवी भर गई। वो ये छली हुई जो स्त्री है वो किसी भी तरह से जो संवेदना है उसको देखना ही नहीं चाह रही है, वो देख ही नहीं पा रही है। बहुत सुंदर इसमें तुमने लिखा है, और ऐसा लगता है जैसे एक एक अक्षर मोती की तरह पिरोया हुआ है। और ये मैं खाली ऐसा नहीं कि कहने के लिए कह रहा हूँ, इसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे जो दरबारी भाषा होती थी, या जैसे बाद में उर्दू ने जिस भाषा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, बिल्कुल कसी मंजी मढ़ी हुई भाषा, एक टकसाली भाषा, एक परिनिष्ठित भाषा, जो कहना चाहती है उसको ठीक वैसे ही उन्हीं शब्दों में व्यक्त करती है। वो पूरी की पूरी भाषा जो है इस पूरे उपन्यास में तो दिखती है, इस नॉवेल में जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक इसका रूप जो है वो और निखर कर आ गया। थैंक यू। बहुत अच्छी भाषा, सूत्रात्मक भाषा और सुदृढ़ भाषा का निर्माण इस माधवी में हुआ है। इसके लिए तुम साधुवाद के पात्र हो। तो अगला हमारा जो संवाद होगा वो अगले सोमवार को होगा, और इसमें हम छठा जो इसका अध्याय है उसका नाम जरा मुझे बताओ। ये हतभाग्य था, और उसके बाद में कौन सा इसका नाम होगा? पीछे न जाओ। के बाद ये जो कारण लगा हुआ है, छठा अध्याय है, उसका नाम है सद्यचित्त। सद्यचित्त। ओह, सद्यचित्त मतलब जिसे अभी अभी चेतना मिली हो, जिसे अभी अभी ये भान हुआ हो कि वो भी कुछ है। तो हतभाग्य के बाद ये जो अस्तित्व का ज्ञान है, अस्तित्व का भान है, वो इस का नाम है। और इसकी कहानी पे तो हम अगली बार चर्चा करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दोस्त हमको देख रहे हैं वो अगली बार भी इसी प्रेम के साथ
और इसी गंभीरता के साथ न केवल देखेंगे बल्कि प्रश्न भी पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने से ये जो संवाद है वो सार्थक बन पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।